चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाले पुस्तक में 5 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास के बारे में देखेंगे। तो बॉलीवुड, मुंबई, महाराष्ट्र आपके और मेरे लिए एक स्वप्न लोक की तरह हो सकता है, परंतु बहुत से लोगों के लिए यह उनके कार्य करने का स्थान है। किसी अन्य उद्योग की तरह उनके इसके कामगार भी संघ के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए नर्तक, जोखिम के कार्य करने वाले कारीगर, कलाकार एवं अतिरिक्त कलाकार, कनिष्ठ कलाकार संघ यानी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। और उनकी मांग है कि 8 घंटे की शिफ्ट हो और उसके बाद मेहताना वाजिब हो और कार्यावस्था सुरक्षित हो। इस उद्योग के उत्पादन का विज्ञापन एवं बाजार में जाना फिल्म वितरक के द्वारा एवं सिनेमा हॉल मालिकों अथवा संगीत के कैस्टस एवं वीडियोजन बेचने वाले दुकानों द्वारा होता है। और इस उद्योग में कार्य करने वाले लोग किसी अन्य उद्योग की तरह उसी शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य, वे लोग कौन है, जितने और कितना कमाते हैं ऊपर उस पर निर्भर करता है। और फिल्म सितारे और कपड़ा मिलों के मालिक जीहू जैसे स्थानों पर रहते हैं, जबकि अतिरिक्त कलाकार और कपड़ा मिल के मजदूर नुगेरे गांव जैसी जगहों पर रहते हैं। कुछ 5 सितारा होटलों में जाते हैं और पंजाब का सुशी जैसे खाना खाते हैं, और जबकि कुछ स्थानीय हथकरियां पर वड़ा पाव खाते हैं। और मुंबई के लोगों को कहाँ वे रहते हैं और क्या वे खाते हैं और कितने कीमती कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर विभाजित किया जाता है। परंतु कुछ सामान्य बात यह वस्तुएं जो शहर उन्हें देते हैं उसके आधार पर वे सामान्य यानी संगठित भी है, और वे एक जैसे फिल्मों और क्रिकेट मैच देखते हैं। वे समान वायु प्रदूषण वातावरण में आवागमन करते हैं और उन सब की आकांक्षाएं होती है कि उनके बच्चे अच्छा काम करें। लोग कहाँ और कैसे कार्य करते हैं और वे किस तरह का व्यवसाय करते हैं, यह सब उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन और लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं, जिससे भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, नातेदारी का संजाल, लिंग एवं क्षेत्र भी कार्य को संगठित करने के तरीके अथवा उत्पादन को बाजार में भेजने के तरीके को भी प्रभावित करता है। यह समाजशास्त्रियों के लिए शोध का एक बड़ा क्षेत्र है। उदाहरण के लिए हम महिलाओं को कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग की बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्यों में अधिक पाते हैं। और यह क्यों होता है? यह मात्र एक संयोग है और अथवा इसके पीछे समाज की यह सोच है कि महिलाएं देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। उसके बाद बनिस्बत उन कार्यों के जो सख्त और पुरुषोचित नजर आते हैं, जबकि नर्सिंग के कार्य में एक पुल की डिजाइन करने से और अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगर अधिक महिलाएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाती है तो वे व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? और अपने आप से पूछिए कि क्यों भारत में काफी विज्ञापन में पैकेट पर 2 कप दिखाए जाते हैं जबकि अमेरिका में 1 कप। इसका उत्तर यह है कि बहुत से भारतीय कॉफी पीने को सामाजिकता निभाने का एक अवसर मानते हैं, जबकि अमेरिका में कॉफी पीना सवेरे उठकर स्फूर्ति लेने वाले पेय को पीने जैसा है। और समाजशास्त्री इन प्रश्नों से रुचि रखते हैं कि कौन क्या उत्पादित करता है, कौन क्या कार्य करता है और किसको और कैसे बेचता है। ये व्यक्तिगत रुचि नहीं है बल्कि सामाजिक प्रारूपों का नतीजा है। और इसके विपरीत लोगों की रुचियां यह समझाने में अधिक सामाजिक कार्य कैसे होते हैं ये प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं औद्योगिक समाज की कल्पना के बारे में। समाजशास्त्र ने अनेकों महत्वपूर्ण कार्य तब किए थे जबकि औद्योगिकरण एक नई अवधारणा था और मशीनों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था। कार्ल मार्क्स, वेबर और उसके बाद एमिल दुर्खिम जैसे विचारकों ने उद्योग की बहुत सी नई संकल्पनाएं से स्वयं को जोड़ा। ये थी नगरीकरण जिसने आमने सामने के संबंध को बदला जो कि ग्रामीण समाजों में पाए जाते हैं।
जहाँ के लोग अपने या जान पहचान के भूस्वामियों के खेतों में काम करते थे, उन संबंधों का स्थान आधुनिक कारखानों एवं कार्यस्थलों के अज्ञात व्यवसायों संबंधों ने ले लिया। औद्योगिकरण से एक विस्तृत श्रम में विभाजन होता है। लोग अधिकतर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है और अक्सर यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, लेकिन फिर भी बेरोजगार होने से यह स्थिति अच्छी है। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी उत्तरजीविका भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितनी स्थान छोड़ती है। औद्योगिकरण कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफेस में जाति भेदभाव के महत्व का न होना और दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूपों को नए कारखानों और कार्यस्थलों में भी अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि इस स्थान से में सामाजिक असमानता कम हो रही है, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधित असमानता उत्पन्न हो रही है। बहुत सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर एक दूसरे पर छा जाती है। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे मेडिसिन, कानूनी अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है और महिलाएं अधिकांशतः सामान्य कार्य के लिए कम वेतन पाती है। और भारत में औद्योगिकरण में देखें तो भारतीय औद्योगिकरण की विशेषताओं के बारे में पहले देखें तो भारत में औद्योगिकरण से होने वाले अनुभव कई प्रकारों से पाश्चात्य प्रतिमान में समान और कई प्रकारों से भिन्न थे। विभिन्न देशों के बीच किए गए तुलनात्मक विश्लेषण यह सुझाते हैं कि औद्योगिकरण पूंजीवाद का कोई आदर्श प्रतिमान नहीं है। चलिए अब हम इसे विभिन्नताओं के बिंदु से प्रारंभ करते हैं और इसे लोगों के कार्य करने के तरीके से संबंध करते हैं। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है। उसके बाद लोगों में और 10% से कम कृषि कार्यों में लगे होते हैं। और उसके बाद 2018 और 2019 में भारत में लगभग 43% लोग प्राथमिक क्षेत्र और 25% लोग द्वितीय के क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं खदान और द्वितीय के क्षेत्र में उत्पादन, निर्माण और उद्योगिता और 23% लोग तृतीय क्षेत्र यानी व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवाएं इत्यादि में कार्य करते हैं। और फिर भी अगर हम इन क्षेत्रों को आर्थिक वृद्धि को देखें तो कृषि कार्यों के हिस्से में तेजी से ह्रास हुआ है और इस क्षेत्र में होने वाले कार्य लगभग आधे से अधिक हो गए हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में लोग ज्यादा कार्यरत हैं वह उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। लगभग भारत में 2018 से 2019 में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से इस प्रकार है। और जैसे कृषि में 42.5%, खदान एवं खनन में 0.4%, निर्माण में 12.1%, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में 12.6%, यातायात, भंडार एवं संचार में 5.9%, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में 13.8% है। और विकसित और विकासशील देशों में 1/12 अंतर्नियमित वेतन भोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। विकसित देशों में औपचारिक रूप से कार्यरत लोग बहुसंख्यक है। भारत में 52% से अधिक लोग स्वरोजगारी है। केवल 24% लोग नियमित वेतन भोगी रोजगार में हैं, जबकि लगभग 24% लोग अनियमित मजदूर है। और यहाँ दी गई तालिकाएं प्रस्तुत करती है 1972 से 73 से 2018 से 2019 तक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में होने वाली परिवर्तन को दर्शाया गया है। और आर्थिक और उसके बाद अर्थशास्त्रियों एवं अन्यों ने अक्सर संगठित या औपचारिक और असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्रों में मध्य अंतर स्थापित किया है। इस बात पर मतभेद है कि इन क्षेत्रों को परिभाषित किया जाए और एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्रों को इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। सरकारी तौर पर इनका पूंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारी को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो जाए। और भारत में 90% से अधिक कार्य चाहे वह कृषि, उद्योग अथवा नौकरी हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से आते हैं। और संगठित क्षेत्र में इतना छोटा होने का सामाजिक आशय क्या है? और इसका पहला अर्थ यह है कि बहुत कम लोग बड़ी फर्मों से
से रोजगार करते हैं, जहाँ की वे दूसरों क्षेत्रों और पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिल पाते हैं। नगरीय क्षेत्र इस प्रकार के कुछ मौके दे पाता है। नगरीय क्षेत्र में आपका पड़ोसी भिन्न क्षेत्र का हो सकता है। मोटे तौर पर अधिकतर भारतीय लोग छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे हैं और स्थानों पर भी काम करते हैं, और यहाँ कार्य के कई पक्षों का निर्धारण व्यक्तिगत संबंधों से होता है। अगर नियोजक आपको पसंद करता है तो आपका वेतन बढ़ सकता है। अगर आप इसके साथ झगड़ा करते हैं तो आपका अपना रोजगार भी गंवा सकते हैं। और बड़े संस्थाओं में ऐसा ही नहीं होता है। वहाँ कार्य के निश्चित नियम होते हैं। वहाँ नियुक्ति अधिक पारदर्शित होती है। अगर आपके अपने ऊंचे पदाधिकार से कुछ मतभेद होते हैं तो उसकी शिकायत और उसके बाद क्षतिपूर्ति के निश्चित कार्यवाही कार्यविधियाँ भी होती है। दूसरे बहुत ही कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं, जो वहाँ उनमें भी 2/3 नौकरियाँ सरकारी नौकरियाँ करते हैं, और इसलिए लोग सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे हुए लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित होने के लिए बाध्य है। जाति वर्ग तथा जाति धर्म तथा क्षेत्र की दीवारों को पार करने से सरकारी नौकरियों की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। एक समाजशास्त्री तर्क देते हुए उन कारणों को चर्चा करते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते हैं। कारण यह है कि वहाँ भारत के सभी भागों के लोग एक साथ काम करते हैं, और तीसरे बहुत सी कम लोग संघ के सदस्य हैं, जो कि सुरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं हैं। और उसके बाद औपनिवेशिक एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मी एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपने उपयुक्त वेतन और सुरक्षित कार्यावस्था के लिए लड़ने का अनुभव नहीं रखते हैं। और सरकार ने अब असंगठित क्षेत्रों की अवस्था पर निगरानी रखने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन वहाँ भी कार्यान्वित में नियोजन अथवा ठेकेदार की मनमर्जी ही प्रभावित होती है। उसके बाद भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योग में परिवर्तन देखे तो सन 1990 के दशक से भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। निजी कंपनियां विदेश फर्मों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले या सरकार के लिए, जैसे दूरसंचार, नगरीय उद्यान एवं ऊर्जा के लिए आदि के लिए आरक्षित थे, और उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस वांछित नहीं है। और अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तु आसानी से उपलब्ध होती है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियां छोटे एवं बड़े को बहुदेशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। अब साथ ही साथ कुछ भारतीय कंपनियां बहुदेशीय कंपनियां जैसे छोटी एवं बड़ी बन गई है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि जब पार्लेट पे को कोका कोला में खरीदा और पार्ले पे की सालाना आमदनी 250 करोड़ रुपए थी, जबकि कोका कोला का विज्ञापन बजट 400 करोड़ रुपए है। और विज्ञापन के यह स्तर स्वाभाविक रूप से उपभोग को बढ़ा देता है। परंपरागत कोका कोला ने आज कई भारतीय पेयों का स्थान ले लिया है। उदाहरण के लिए दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा व्यापार हो सकता है। इसके आपके विचार से क्या भारतीय डिपार्टमेंट स्टोर यानी भारतीय बहुविभागीय भंडारों और किरानों की दुकान और अपने पड़ोस में या छोटे शहरों की कपड़ों की दुकान से खरीदारी करने की वरीयता देते हैं, अथवा वे व्यापार के लिए भी बाहर जाते हैं। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास करती है, और जिसे विनिवेश कहा जाता है। और कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत है कि वहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी न चली जाए। और उसके बाद मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वास्थ्यवर्धक सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था, और वह निजीकरण की जाने वाली पहली कंपनी थी, और उसने 60% कर्मचारियों को अपने 5 वर्षों में जबरन सेवा मुक्त कर दिया। अधिकांश कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी। वे अपनी कार्य बाह्य स्रोतों जैसे छोटी कंपनियों से या यहाँ तक कि घरों से भी करवाने लगी। बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे विश्व में बाह्य स्रोतों से ही काम करवाती है, और विकासशील देशों जैसे कि भारत से उन्हें सस्ता मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं।
क्योंकि छोटी कंपनियां को बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी होती है, अतः वे कामगारों को कम वेतन देते हैं और कार्य अवस्था की अधिकतर खराब होती है। और छोटी फर्मों से मजदूर संगठनों का गठन भी मुश्किल होता है। और अधिकांश कंपनियां, यहाँ तक कि सरकार भी अब बाह्य स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी है, लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। सारांश में भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र जैसे दुकान, बैंक, उसके बाद आईटी उद्योग, उसके बाद है होटल्स है और अन्य सेवाएं के क्षेत्र भी है। अधिक लोग आ रहे हैं यहाँ पर और नगरीय मध्य वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीय मध्य वर्ग के स्थान वे मूल्य जो टेलीविजन सीरियलों और फिल्मों में दिखाई देती है वो भी बढ़ रहे हैं, परंतु हम यह भी देखते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है। यहाँ तक कि छोटी संख्या के अस्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुपलब्ध कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। और अब तक सरकारी रोजगार की जनसंख्या के अधिकांश लोगों का कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था, लेकिन अब वह भी कम होता जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार विमर्श भी किया, लेकिन विश्वव्यापी उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ आमदनी की असमानताएं भी बढ़ रही है। और आपको इस विषय पर अधिक जानकारी भूमंडलीकरण वाले अध्याय में जैसे देख लेंगे। और साथ ही बड़े उद्योग में सुरक्षित रोजगार कम होते जा रहे हैं। सरकार ने भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति प्रारंभ कर दी है। और ये उद्योग आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिलवाते हैं, बल्कि वे वहां जबरदस्त प्रदूषण फैलाते हैं। बहुत से किसानों, उनमें मुख्य रूप से आदिवासी भी शामिल है, कुल विस्थापितों में ये करीब 40% है, लेकिन ये क्षतिपूर्ति के कम दर के लिए विरोध किया है। और उन्हें जबरन दिहाड़ी मजदूर बनाना पड़ता है और उन्हें बड़े शहरों के फुटपाथ पर काम करते हुए भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम अगले भाग में देखेंगे कि किस तरह काम पाते हैं और वे वास्तव में अपने कार्यस्थल पर कार्य कैसे करते हैं। जैसे लोग काम किस तरह पाते हैं तो देखें, बहुत कम अनुपात में लोग विज्ञापन या रोजगार कार्यालय के द्वारा नौकरी प्राप्त करते हैं। वे लोग जो स्वनियोजित है, जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री और बढ़ई यानी खाती या तरखान एक तरफ है, और निजी ट्यूशन देने वाले अध्यापक है, उसके वस्तुकार और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले छाया चित्रकार और दूसरी तरफ है। और इन सभी की कार्य अवधि इनके निजी संपर्कों पर निर्भर करती है। वे सोचते हैं कि उनका काम ही उनका विज्ञापन है। और मोबाइल फोन ने नलसाजों एवं अन्य ऐसे लोगों की जिंदगी को अधिक सरल बना दिया है। अब वे ज्यादा लोगों के लिए भी कार्य कर सकते हैं। एक फैक्ट्री के कामगार को रोजगार देने का तरीका भिन्न होता है। पहले बहुत से कामगार ठेकेदार या काम देने वाले से रोजगार पाते थे। उसके बाद कानपुर कपड़ा मिल में रोजगार दिलाने वाले एक को मिस्त्री बोलते थे और वे खुद भी काम कर लेते थे। और वे समान क्षेत्रों या समुदायों से मजदूर की तरह आते थे, और परंतु मालिक उन पर कृपालु होते थे, अतः वे सब कामगारों के मुखिया बन जाते थे। दूसरी तरफ मिस्त्री निजी कामगारों पर समुदाय संबंध दबाव डालता था। और आजकल काम दिलाने वाले का महत्व कम हो गया है। और उसके बाद कार्यकारिणी तथा यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार यह भी चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। बहुत ही फैक्ट्रियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। बहुत से बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय तक काम करते रह जाते हैं, किंतु उन्हें सबके समान अस्थायी पद और सुरक्षा नहीं मिल पाती है। उसके बाद उन्हें संगठित क्षेत्रों में अनुबंधित कार्य कहते हैं। और रोजगार के अवसरों में दो तत्व शामिल होते हैं, जैसे किसी संगठन में रोजगार, उसके बाद दूसरा है स्वरोजगार। हाल ही में भारत सरकार ने मुद्रा योजना, आत्मनिर्भरता भारत और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार संभव हो सके हैं। और इन प्रयासों में हाशिए पर खड़े लोगों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं सहित सभी वर्गों का संवर्धन करने की उम्मीद है। और इन नकारात्मक प्रयासों ने भारत के युवाओं, जिन्हें जनानिकीय डिविडेट भी कहा जाता है, उनको विकास की प्रक्रिया से
जोर दिया गया है। उसके बाद हालांकि दिहाड़ी मजदूरों के काम की ठेकेदारी व्यवस्था ज्यादातर भवन निर्माण कार्य के स्थान पर या ईंट बनाने के स्थान पर आदि पर दिखाई देते हैं और ठेकेदार गांव जाता है। उसके बाद वहां काम चाहने वाले से इसके बारे में पूछता है और उन्हें कुछ पैसे भी उधार देते हैं। उधार दिए गए पैसे से काम के स्थान तक आने के यातायात का भी पैसा होता है और उधार पैसा अग्रिम दिहाई माना जाता है और जब तक उधार नहीं चुकाया जाता वह बिना पैसे के काम करता है। पहले कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमींदार के पास बंधुआ मजदूरी की तरह रहते थे और उद्योग में अनियत कामगार के रूप में जाते हैं और हालांकि वे अभी भी कर्जदार है परंतु वे अनुबंधक के अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे औद्योगिक समाज में अधिक मुक्त है और वे अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। कभी कभी पूरा परिवार प्रसन्न कर जाता है और बच्चे काम में अपने माता पिता की भी सहायता करते हैं। उसके बाद काम को किस तरह किया जा सकता है, जैसे कि इस भाग में हम यह जानकारी देंगे कि जैसे काम को वास्तव में किस तरह किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। एक ऑफिस या फैक्ट्री में मैनेजर और कामगारों के संबंध कैसे होता है। भारत में बड़े कार्यस्थलों में से संपूर्ण कार्य को स्वतः घर में हो रहे उत्पादन की तरह किया जाता है और उसके बाद मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कि कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के दो तरीके होते हैं। पहला कार्य इनके घंटे में वृद्धि, दूसरा निर्धारण किए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ाना। मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है परंतु वे खतरे भी पैदा करती है और अंततः मशीनें कामगारों का स्थान ले लेती है। इसलिए मार्क्स और गांधी जी इन दोनों ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना है। और भारत एक सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा मिल। भारत का सबसे पुराना उद्योग कपड़ा मिल है और वहाँ के कामगार अपने आप को मशीन के विस्तार की तरह वर्णित करते हैं। एक पुराना बुनकर रामचंद्र जो कि 1940 में कानपुर कपड़ा मिल में काम करता रहता था, उसका कहना है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांगे, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमता है और उसके बाद बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है और आप कहीं नहीं जा सकते या आप पूरा ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए आपका। और जब 4 मशीनें चल रही होती हो तो चारों को चलाना चाहिए और उन्हें रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद अधिक मशीनें वाले उद्योग में कम लोगों का काम दिया जाता है लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। उसके बाद मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर एकत्रित होने वाले स्थान पाई जाती है। पूरे दिन में कामगारों को केवल 45 मिनट का विश्राम मिलता है। 2 चाय की छुट्टियां 7.5 मिनट और प्रत्येक और आधा घंटा खाने की छुट्टी होती है और उनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है और जो कामगार होते हैं और वे स्वैच्छिक अवकाश भी ले लेते हैं। और जबकि उत्पादन अधिक हो रहा है और कारखानों में अस्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखानों में सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से होता है। उसके बाद पुर्जे देने वाले कारखाने के आसपास ही रहते हैं और प्रत्येक पुर्जे को 2 घंटे या नियत समय में भेज देते हैं और बाह्य स्रोतों से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कंपनी को सस्ता पड़ता है। और लेकिन इससे कामगारों के में तनाव आ जाती है। अगर इनकी सप्लाई नहीं हो पाती तो उनके उत्पादन का लक्ष्य विलंब में पूरा हो जाता है। और उसके बाद जब वह आते हैं तो उनसे देखने के लिए उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है और कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसा करने से वे पूरी तरह निढाल हो जाते हैं। अब जरा सेवा के क्षेत्रों को देखा जाए। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग मध्य वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं। उनका कार्य स्वतः स्फूर्ति एवं संरचनात्मक होता है। उस पर जैसे कि बॉक्स में दर्शाया गया है कि उनका कार्य की टाइलर्जी में लेबर प्रक्रिया के अनुरूप होता है। जैसे IT क्षेत्र के समय की चाकरी जैसे दर्शाता है कि औसतन 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी का असामान्य बात नहीं है, जैसे कि नाइट आउट कहते हैं इसे। और जब उनकी परियोजना की अंतिम सीमा आ जाती है तो लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है और कुछ हद तक
इसका कारण भारत और ग्राहक के देश के बीच समय की भिन्नता भी है। जैसे कि सम्मेलन का समय शाम का होता है, जबकि अमेरिका में उस समय कार्य दिवस प्रारंभ होता है। दूसरा कारण बाह्य स्रोतों की कार्य संरचना में अधिक कार्य का होना है। अब जो परियोजना की लागत और समय सीमा के तालमेल से जुड़ी होती है, और 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य घंटों को सामान्य व्यवस्थापित फ्लेक्सी टाइम सामान्य व्यवस्थापन के प्रयोग द्वारा तर्कसंगत यानी वैधता बनाया जाता है, और जो कि सैद्धांतिक रूप से कार्यकर्ता को अपने कार्य के घंटे नियत करने की छुट्टी देती है। लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अर्थ यह है कि वे तब तक कार्य करें जब तक कि वे हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त न कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके पास वास्तव में कार्य का दबाव नहीं होता है, तब वे भी ऑफिस में देर तक रुक जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण अथवा वे अपने अधिकारियों के दिखाना चाहते हैं या उसके कारण या मेहनत कर सकते हैं। इस कार्य घंटों के परिणाम स्वरूप बंगलौर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थान जहां बहुत सी आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर है, दुकानें और रेस्तराओं ने भी अपने खुलने का समय बदल दिया है और देरी से खुलने लगी हैं। और अब अगर पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चों को शिशु पालन गृह भी में छोड़ दिया जाता है। संयुक्त परिवार जो कि लुप्त प्राय हो गए थे भी उसकी औद्योगिकरण के कारण फिर से बनने लगे हैं। हम देखते हैं कि दादा दादी बच्चों की मदद से परिवार में पुनः स्थापित हो गए। समाज शास्त्र में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि क्या औद्योगिकरण और नौकरी में परिवर्तन से, जिसमें ज्ञान का आधारित कार्य जैसे सूचना तकनीकी है, क्या उनसे समाज की कुशलता बढ़ रही है? भारत में सूचना तकनीकी की वृद्धि को वर्णित करने के लिए प्रायः एक सूक्ति सुनने में आती है, जैसे नॉलेज इकोनॉमी यानी ज्ञान आर्थिकी। लेकिन आप एक किसान की दक्षता की तुलना किससे करेंगे जो यह जानता है कि कई सौ फसलों को कैसे उगाया जाता है? क्या आप उसकी मौसम, मिट्टी और बीज की समझ पर विश्वास करेंगे कि यह एक सॉफ्टवेयर व्यवसायी पर? दोनों ही अपने कार्यों में दक्ष हैं, लेकिन अलग तरह से। और प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी ब्रेवमैन यह तर्क देते हैं कि वास्तव में मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की दक्षता को कम करता है। उदाहरण के लिए, पहले वास्तुकार को नक्काशी में दक्षता भी हासिल थी, परंतु अब यह कंप्यूटर उनके बहुत से काम कर रहे हैं। उसकी व्यापारी व्यवस्था के बारे में देखें, हम सबको शक्ति, एक मजबूत घर और कपड़े और अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये किसी के यानी प्राय बहुत खराब अवस्था में किसी के काम करने के वजह से हमें प्राप्त होते हैं। और सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिया है। अब हम एक खदान की व्यवस्था को देखते हैं जहां बहुत से लोग काम करते हैं। केवल कोयले की खान में ही 5.5 लाख लोग काम करते हैं। और खदान एक्ट 1952, जिसे अब व्यावसायिक सुरक्षा और स्वस्थ और काम करने की स्थिति कोड 2020 में शामिल किया गया, इसने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटों तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन भी होना चाहिए। बड़ी कंपनियों ने इस नियमों का पालन किया, लेकिन छोटी कारखानों और खुली कारखानों में नहीं किया गया। और यहाँ तक कि उप ठेका की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है और कई ठेकेदार मजदूरों का रजिस्टर भी ठीक से नहीं देखते हैं। अतः वे दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। और एक खान का कार्य समाप्त होने पर कंपनी को उस स्थान पर किए गए गड्ढे को भरकर उस जगह को पहले जैसी कर देनी चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग और ऊपरी या सतह के हिस्से में धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। और उसके बाद गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है, जैसे क्षय रोग या सिलिकोसिस हो जाते हैं, जो कि खुली खानों में काम करते हैं और वे तेज धूप और वर्षा में भी काम करते हैं। और उसके बाद खान
मकान के फटने से या किसी चीज के गिरने से आने वाली चोट का भी सामना वे करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटनाओं की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। और कई उद्योगों को कामगार प्रवासी होते हैं। मछली संसाधन जो कि समुद्र के किनारे होते हैं वे अधिकांशतः तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की एक युवा महिलाएं कार्य करती है। ये 10-12 की संख्या में एक छोटे से कमरे में रहती है और कभी कभी तो वे वहां पारी में ही रहती है। और युवा महिलाएं को आज्ञाकारी यानी विनम्र और डट कर काम करने वाली ही माना जाता है। और कई पुरुषों भी अनेक अकेले प्रवासी होते हैं और वे या तो अविवाहित होते या परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं। सन 1992 में उड़ीसा के 2 लाख प्रवासी में से 85% एकल युवा थे। और इस प्रवासियों के पास सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है और जो कि थोड़ा बहुत होता है और उससे अन्य प्रवासी कामगारों के साथ व्यतीत करते हैं। ऐसे राष्ट्र में जहां संयुक्त परिवार का हस्तक्षेप होता है, लोगों का भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में काम करना और उनके अकेलेपन और सुरक्षा की तरफ ले जाता है। और अभी भी बहुत सी युवा महिलाएं कुछ स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद घरों में रहने वाले काम के देखें, घरों पर किया जाने वाला काम आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें लेस बनाना, जरी या ब्रोकेड का काम करना, उसके बाद गलीचों, बीड़ियों, अगरबत्तियों जैसे ऐसे अन्य प्रकार के उत्पादन है जो करती है। और ये कार्य मुख्य रूप से महिलाएं या बच्चों द्वारा किए जाते हैं। और एक एजेंट यानी प्रतिनिधित्व उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है और संपूर्ण कार्य को ले भी जाता है। और घर पर कार्य करने वाले को चीजों के नग यानी पीस के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कितने पीस बनाए हैं। और अब हम बीड़ी उद्योग के बारे में जानकारी लेते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया जंगल के पास वाले गांवों में शुरू हुआ है और वहां गांव के वाले तेंदू पत्ते तोड़कर जंगलात विभाग या निजी ठेकेदार को बेच देते हैं, जो कि इससे वापस जंगलात विभाग को बेच दिया जाए। और औसतन एक आमदनी दिन भर में 100 बंडल यानी हर एक में 50 पत्ते हैं और इकट्ठे कर सकता है। और सरकार बीड़ी कारखानों के मालिकों को ये पत्ते नीलाम कर देती है, जो कि ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं। ठेकेदार इनमें तंबाकू भरने के लिए वापस घर पर काम करने वालों को दे देते हैं। और ये अधिकांशतः महिलाएं ही करती हैं। और यह पहले पत्तों को गीला करके गोलाकार कर देती है, फिर उसे काटती है और फिर तंबाकू भरकर उसे बांध देती है। ठेकेदार बीड़ियों को वहां से लेकर उसे उत्पादन को बेच देता है और उन्हें पकाता या सेकता है और उस अपने ब्रांड का लेबल लगा देता है। उत्पादक उन्हें बीड़ियों के वितरण को बेच देता है, जो उन्हें थोक विक्रेताओं को देता है और फिर यह आपके पड़ोसी वाले पान की दुकान पर बेच दिए जाते हैं। 2020 से 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण सैकड़ों और हजारों IT सेक्टर कर्मचारियों ने घर से काम किया और घर आधारित काम तथा घर के काम करने वालों के बीच अंतर और असमानता पर लगाते हैं। उसके बाद पड़ताले एवं मजदूर संघ के बारे में देखें। कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल पर कर देते हैं और वे काम पर नहीं जाते हैं। उसके बाद तालाबंदी की दशा में व्यवस्थापक मिल का दरवाजा बंद कर देते हैं और मजदूरों को अंदर जाने से रोकते हैं। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। कामगारों के लिए भी बिना वेतन का रहना मुश्किल हो जाता है। अब हम 1982 में मुंबई टेक्सटाइल मिल की उस प्रसिद्ध हड़ताल के बारे में बात करते हैं, जो व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई में हुई थी और जिसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार और अनेक परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। कामगारों की मांग थी कि उन्हें बेहतर मजदूरी और अपने खुद के संघ बनाने की इजाजत दी जाए। और धीरे धीरे 2 सालों के बाद लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया क्योंकि वे परेशान हो चुके थे। लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए और वापस अपने घर लौट गए या दियाही पर काम करने लगे और शेष आसपास के दूसरे छोटे कस्बों में भीरवी, उसके बाद मालेगांव और उसके बाद इछाल कारंजी के बिजली कारखाना में क्षेत्रों में काम करने लगे। और मिल मालिक आधुनिकीकरण और मशीनों पर निवेश नहीं करते हैं और
आजकल वे अपनी मिलों को स्थावर संपादक व्यापारी यानी रियल एस्टेट लीडर्स को सूखा सुविधा संपन्न बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए भी बेचने का प्रयास करते हैं। और इस पर एक झगड़ा शुरू हो गया जो कि मुंबई के भविष्य को कौन परिभाषित करेगा, कामगार जो इसे बनाते हैं या मिल मालिक और स्वार्थर संपदा व्यापारी।